नमस्कार। बिहार में कब कौन सा दल, कौन सा आदमी, कौन सा नेता, कौन सा अभिनेता कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कुछ भरोसा नहीं है। और ये मैं कोई एक तरफा बात नहीं कह रहा हूं। अगर आप काफी दिनों से देखें तो सत्ता में जो लोग रहे थे वो कभी विपक्ष में आ जाते हैं और विपक्ष वाले कभी सत्ता में आ जाते हैं। सिर्फ एक दल के बदलने से बड़ा खेल बदल जाता है। और इस खेल में सचमुच बिहार के नेताओं की कोई सानी नहीं है। अभी हाल में जब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार प्रदेश के और बहुत काबिल मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं, लेकिन इधर उन्होंने पाला फिर बदला था और तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ आ गए थे आरजेडी में। लेकिन अब कुछ खबरें कुछ और आ गई हैं। जो कुछ उपेंद्र कुशवाहा साहब नीतीश कुमार के साथ आ गए थे, केंद्र में पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे, वो अचानक उनका दिल जो है वो किनारे हो गया है और वो अब नीतीश कुमार के साथ से पलड़ा झाड़ने को तैयार है। वैसे तो हैं अध्यक्ष पार्टी के और बकायदा मतलब अध्यक्ष रहे हैं, तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि अब तो ललन यादव उसके वो हो गए। और उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, नीतीश ने बनाया। और उसके अलावा उनके साथ बहुत कुछ पुराने उनके रिश्ते नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनको शुरुआत के दौर में ये कहा जाता है कि स्थापित करने का काम भी उन्होंने ने किया, नेता विपक्ष बनाया और न जाने क्या क्या उनके साथ किया। लेकिन अब जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 का नेता घोषित किया है, कुशवाहा साहब का दिल थोड़ा खट्टा हो गया है। और खट्टा होने के बाद और सारी खबरें आने लग गई हैं कि अब जल्दी ही जो है कुशवाहा साहब नीतीश कुमार से विदाई ले लेंगे और अपनी पुरानी पार्टी को फिर से पुनर्जीवित कर लेंगे। ये पूरा आखिर मामला क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास बिहार टाइम्स के संपादक अजय कुमार जी हैं। अजय जी, माजरा क्या है, आखिर क्या हो गया है अचानक? जो अच्छे खासे थे अपने दल को उन्होंने नीतीश कुमार के दल में यानी कि जेडीयू में समाहित कर दिया था और कुछ ही दिनों में या एक दो साल में, कहीं 2 साल भी नहीं हुए अभी तो, पूरे 2 साल तो ज्यादा हो गया, खैर 2 साल हो गए। तो 2 साल में ही क्यों इतना मन खट्टा हो गया, अजय जी? देखिए, बिहार बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट है जैसा अभी आपने बताया। और बिहार की राजनीति में जाति और जातियों की गोलबंदी, जातियों का वोट कैलकुलेशन, ये सब कुछ बड़ा मायने रखता है। और जो सबसे बड़ी घटना हाल फिलहाल के दिनों में हुई वो नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होना, बीजेपी लेड जो एनडीए है उससे अलग होना और तेजस्वी के साथ मिलना। इसके ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद बीजेपी का जो थिंक टैंक था वो बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गया। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2015 में जब लालू और नीतीश ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और बीजेपी बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग की थी बिहार में, आपको याद होगा कि मोदी जी की एग्रेसिव कैंपेनिंग थी, अमित शाह की एग्रेसिव कैंपेनिंग थी। लास्ट लास्ट तक उन्होंने बिहार का कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा था जहां तक उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की थी किसी असेंबली इलेक्शन में। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी उस चुनाव में बड़ी बुरी तरह से हारी थी। बीजेपी को भी इतनी अपेक्षा नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ था कि लालू नीतीश का जो कोलिशन था, एक फॉर्मिडेबल फॉर्मिडेबल कोलिशन बनकर के उभरा। और पूरा जो मंडलाइट वोटर्स थे वो उस गोलबंदी के दायरे में आ गए। और ये बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था कि ये लालू नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग जो है, इसके सामने बीजेपी इतनी बुरी तरह से परास्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जब लालू नीतीश दोबारा मिले तो बीजेपी को एक खतरा सताने लगा कि पार्लियामेंट्री चुनाव में शायद इसका कहीं ना कहीं निगेटिव असर बीजेपी के लिए हो सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव में तो बिहार की लगभग ऑलमोस्ट सारी सीटें उन्होंने, एक सीट छोड़ करके सारी सीटें जीत ली थी। जी। बीजेपी को ये खतरा लग रहा था कि केंद्र में अगर हमारी सत्ता बनानी है तो बिहार में उनको परफॉर्म करना है
और इसलिए इस खतरे से बचने के लिए बीजेपी ने की एक नई कोशिश हुई है कि वो बिहार की सोशल केमिस्ट्री अपने पक्ष में किस तरह से करे। और वो एक पूरा, आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की तैयारी हो रही है कि हर एक इम्पोर्टेंट कास्ट को वो अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि पुरानी वाली गलती फिर से रिपीट नहीं हो। जब नीतीश ने, जैसा आपने भी अभी बताया कि नीतीश ने जब 2025 के लिए अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, और अभी हाल के दिनों में कुशवाहा को एक बड़ी आशा थी कि शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनका प्रोजेक्शन हो, नीतीश उसको कंसीडर करे कि उनको खुश रखने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गद्दी दें। लेकिन नीतीश कुमार उससे भी पीछे हट गए। तो नीतीश कुशवाहा को ये लगने लगा कि अब उनके साथ उनका पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो जेडीयू के साथ सुरक्षित नहीं है, और वो उनको अपनी राह अलग करनी चाहिए। और उन्होंने, मेरे ख्याल से लगता है, उसी आधार पर अपना निर्णय लिया है या लेने जा रहे हैं। अभी तो निर्णय लिया नहीं है, लेकिन लगभग ये तय है कि कुशवाहा जो है अब अपनी अलग राह अपना लेंगे। लेकिन इसमें तो आप जो बता रहे हैं उसमें बातचीत से साफ ये हो रहा है कि ये पूरा करा कराया बीजेपी का है। बीजेपी अपने आप को सत्ता में लाने के लिए या 2024 के मद्देनजर जो पिछली बार जो उसकी सीटें थी और अभी जो नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो गठबंधन हो गया, उससे भाजपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए पार्टी में लाने की कोशिश या अपने एनडीए के खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि नीतीश की रणनीति कमजोर हो रही है? नीतीश ने जो तेजस्वी यादव को जिस तरीके से कहा सुना, आगे बढ़ाने की बात की, नीतीश खुद अपनी पार्टी में जिस स्थिति में है उससे, तो क्या उनको कुशवाहा से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया या कुछ और मामला था? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति में जो है कुशवाहा वोट बड़ा मायने रखता है। बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोट लगभग करीब 8% के लगभग वोट का वोट है। ये 8% वोट बिहार की राजनीति में किसी भी अलायंस के पक्ष में अगर जाएगा तो उसका पलड़ा भारी हो सकता है। और ये जो हम मंडलाइट वोट्स कहते हैं, जो मंडल के वेव से जो जातियों का कंसोलिडेशन हुआ था, उसमें कुशवाहा वोटर्स की बड़ी भूमिका है। ये 8% वोट बीजेपी की नजर में है, इसलिए बीजेपी ने अपने आ, आ, विधान विधान परिषद का जो नेता बनाया है, वो भी कुशवाहा जाति के एक नेता को बनाया है। तो बीजेपी की नजर है कि किस तरह से बिहार में आ, आ, पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी को मतलब कुशवाहा वोटर्स को अपने फोल्ड में लाने की कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो मेरे ख्याल से जब बीजेपी ने कुशवाहा लीडरशिप को अपनी पार्टी में प्रमोट किया है, और एक दूसरा बड़ा कुशवाहा जाति का नेता अगर वो अपनी कल पार्टी भी बनाते हैं कुशवाहा, और बीजेपी के साथ अलायंस में जाते हैं, तो उस परिस्थिति में कुशवाहा वोटरों का बीजेपी की तरफ झुकाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि नीतीश का जो अपना वोट है, वो जो इसको कहते हैं हम हार्ड कोर कमिटेड वोटर्स, उसमें ये लवकुश वोटर्स जो थी उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। लवकुश वोटर्स मतलब कि कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटरों की जो संख्या थी, वो नीतीश के समय साथ ज्यादातर वक्त में खड़ी रही। तो अगर उसमें कोई एक बड़ा डेंट होता है, अगर उसमें बड़ा क्षरण होता है, तो नीतीश की पॉलिटिकल औकात भी घट जाएगी। चुनाव में उनके परफॉर्मेंस तो लगातार घटते जा रहे हैं हर एक चुनाव में, तो उनका पॉलिटिकल वजूद खतरे में आ जाएगा। इसकी जरूर संभावना नजर आ रही है, इसलिए नीतीश थोड़ा सा बेचैन भी है। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा वोटर जो है वो कुर्मी वोटर जो नीतीश कुमार का अपना वोटर है उससे भी ज्यादा बड़ा है। और कुशवाहा में भी, कुर्मियों में भी अलग तरीके का जो एनेक्शर 1A में जिस तरीके से धानुक का वोट बैंक था, वो भी धानुक का वोट बैंक, मतलब वो धानुक वर्ग भी जो बहुत ज्यादा अभी बताया जा रहा है कि खुश नहीं है नीतीश कुमार से, या नीतीश कुमार ने जो उन्हें
सत्ता में भागीदारी उतनी बड़ी नहीं दी है, या उनका उस तरीके से विस्तार नहीं हुआ जैसे कुर्मियों का विस्तार हुआ है। अब ये सब बातें जब हम कर रहे हैं तो दिल्ली में बड़ा ठीक ठाक तरीके का भूकंप आ रहा है इस समय, और दीवारें हिल रही हैं, पंखा हिल रहा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि आप बिहार में भूकंप झेल रहे हैं, हम दिल्ली में भूकंप झेल ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राजनीतिक भूकंप झेलते रहे हैं और हम दिल्ली में, आज जो भूकंप है, सचमुच मुझे लगता है कि वो काफी देर का रहा है, अभी जब आया हुआ है दिल्ली में खास तौर से, और आसपास में अब धीरे धीरे खबरें अभी आने लगेगी कि क्या हुआ है, कितना बड़ा भूकंप था और उसका कहाँ केंद्र रहा। ये एक अलग बात की बात है, लेकिन फिलहाल केंद्र, राजनीति का केंद्र बिहार है, भूकंप का केंद्र बिहार है, बिहार राजनीतिक भूकंप का केंद्र बिहार है। तो इस भूकंप में नफा नुकसान कहाँ होने जा रहा है? अगर सचमुच कुशवाहा इधर चले आए, जैसा कि कुशवाहा ने भी कहा भी है कहीं पर कि मुझे जदयू से अलग करने की साजिश की जा रही है, कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है, और अगर नीतीश कुमार मुझे बुलाएंगे तब तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मतलब अब हालत ये है कि जो कभी आदमी उनकी संसदीय बोर्ड का आज की तारीख में अध्यक्ष है, वो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो ऐसी बात कह रहे हैं तो सचमुच हालात खराब है या स्थितियां खराब है। और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि साहब, उपेंद्र कुशवाहा तो 2 बार जेडीयू में आ जा चुके हैं। खुद नीतीश कुमार कितनी जगह आ जा चुके हैं क्या है वो एक अलग सवाल है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि 2 बार आ चुके हैं। अब इन अटकलों के बीच ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन कमजोर हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन कमजोर हो रहा है। और हाल के दिनों में तो जिस तरह से बयानबाजी हो रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की, सीनियर लेवल के नेताओं की, जो मिनिस्टर हैं पार्टियों में, तो उनका जो वक्तव्य आ रहा है और उसका जवाब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने भले ही कोई एक अलायंस कर लिया हो, पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स जो है अभी भी एक दूसरे के को एडजस्ट करने के मूड में नहीं है। और बहुत हद तक ये सिग्नल मिल रहा है कि शायद जेडीयू आरजेडी से अलग हो करके वो फिर पुराने रास्ते पर जाने की भी बात सोच सकती है। इसकी भी अटकलें लग रही है किस तरह से आरजेडी आप बड़ी भारी जेडीयू। बात कर रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि क्या जेडीयू बीजेपी में जाने की बात हो रही है? इस तरीके की संभावना अब कुछ बची है? ऐसा कभी संभव भी हो सकता, मतलब अब संभव हो सकता है 2 बार आने जाने के बाद, और भाजपा की बुराई करने के बाद भी संभव हो सकता है क्या ऐसा? और होगा तो किन कारणों पे होगा? क्या उसके पीछे तर्क दिए जाएंगे? अगर एक हाइपोथेटिकली बात की जाए तो क्या तर्क दिए जाएंगे? नहीं, तर्क तो राजनेता ढूंढ लेते हैं। नीतीश कुमार तो इतनी बार दल बदल किया और हर एक बार उन्होंने तर्क ढूंढ लिया, और हर एक बार उन्होंने ये भी कहा कि अब जीवन में दोबारा नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद फिर बीजेपी के साथ उनकी सरकार बन गई। तो ये परिस्थितियां जो है बदल रही है। अब पॉलिटिकली नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि अगर 2024 में उनको विपक्ष के नेता के रूप में अगर उनका प्रोजेक्शन नहीं होता है, या 2024 में केंद्र की राजनीति में उनके लिए कोई बड़ी अहम भूमिका नहीं बन पाती है, तो शायद उसके बाद तो बिहार का चुनाव आने वाला है। तो उनको तब ये लगने लगेगा कि साहब अगर केंद्र में मेरी कोई बड़ी भूमिका नहीं निश्चित की गई है, तो मेरे लिए कम से कम बिहार की गद्दी बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। या केंद्र में कोई दूसरी भूमिका की तलाश अगर की जाएगी तो वो एनडीए के साथ ही कोई भूमिका हो सकती है। क्योंकि अगर 2024 के चुनाव में मोदी जी फिर दोबारा आते हैं, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए जो है यही सारे लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और नीतीश कुमार मेरे ख्याल से उनको लग गया है कि 2024 में वो साझा विपक्ष के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट शायद नहीं होंगे। तो इसलिए अब उनकी ये पोस्चरिंग बदल रही है। ये क्योंकि आप बिहार में हैं, बिहार टाइम्स के संपादक हैं और बहुत सारी चीजें देखते रहे हैं, तो क्या
ये बहुत जल्दी नहीं है कह देना कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेता नहीं होंगे, साझा नेता नहीं होंगे। इस समय वैसे नेताओं की साझा नेता होने के लिए जो भाजपा के खिलाफ होने वाले हैं, मैदान में आने के लिए ममता बनर्जी हैं, केटीआर हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, खुद नीतीश कुमार हैं तो, और राहुल गांधी तो है ही है। तो क्या संभावना ऐसी स्थिति में इन पांच, अगर सिर्फ पांच माने जाएं, अखिलेश यादव को भी नहीं भूलना चाहिए, तो इन पांच छह में नीतीश कुमार की कितनी संभावना बिहार वाले मान रहे हैं? बिहार वालों को क्या लग रहा है? राष्ट्रीय स्तर पे नहीं छोड़ बिहार दीजिए, बिहार वाले क्या समझ रहे हैं? नहीं बिहार वाले जो भी बिहार का जो पॉलिटिकल इनलाइटेंड सेक्शन है, वो नीतीश कुमार को सीरियस कैंडिडेट के रूप में नहीं देख रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार में अकेले अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो केंद्र में इनके साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कितनी मजबूती से खड़ी होगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी चीज कि एक लोगों को यह भी एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार केवल टाइम बाई कर रहे हैं। बिहार में भी पॉलिटिकल जो है, उनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको सपोर्ट कर रही है एक ऐसी पार्टी जिसके पास इनसे काफी ज्यादा संख्या में एमएलए हैं। तो उस परिस्थिति में आप किसी की मेहरबानी पर सरकार चला रहे हैं। ये नीतीश कुमार का अलग मिजाज रहा है कि वो बड़ी पार्टियों का समर्थन जरूर लेते हैं, लेकिन ये लोगों को एहसास जरूर कराते रहते हैं कि वो पार्टियां भले ही उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन सत्ता की कमान उनके हाथ में है। लेकिन जो इंडियन डेमोक्रेसी की रियलिटी है, उससे हम कितना दूर हट तक हटेंगे। धीरे 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 करके जो एक बड़ी मजबूत पार्टी जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिसके पास एक इमर्जिंग लीडर है, तो वो पार्टी आपको बहुत दिनों तक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करके स्टेट में नहीं चलेगी। और ये सिग्नल मिलने लगे हैं कि आरजेडी जो है, वो नीतीश कुमार को उस तरह का कंफर्ट जोन नहीं देने जा रही है, जिस तरह का कंफर्ट जोन उनको बीजेपी में मिला हुआ था। और ये मेरे ख्याल से लगता है नीतीश कुमार की अकबकाहट या उनकी घबराहट का कारण ये भी है कि आने वाले समय जो है, 2025 तक आरजेडी वेट करेगी या नहीं करेगी। क्या तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में है? उनको लगता है कि बस अब जब हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, धीरे धीरे विस्तार हम कर ही रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ में है, और वोट बैंक के अलावा पुराना समीकरण उनके साथ में है, तो क्या अल्पसंख्यकों के समीकरण और सहयोग के बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री बनने की ओर देख रहे हैं, और तत्काल देख रहे हैं, या 25 तक का इंतजार करेंगे? 25 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल तो वो दावा कर ही सकते हैं। नहीं देखिए, अभी क्या है कि आरजेडी की लीडरशिप जो है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से तेजस्वी के हाथ में नहीं है। कि माता पिता का कंट्रोल गाइडेंस जो भी कहे, वो उनकी पार्टी पर और उनके डिसीजन मेकिंग पे है। और उसमें शायद इनको ये बताया गया है कि अभी आपका ये अप्रेंटिस पीरियड है, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को गवर्नेंस सीखने के लिए समय दो, और उसके बाद मजबूती से सरकार में आओ। और मेरे ख्याल से लगता है इसीलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, उसमें पार्टी के भीतर ये भी मंथन चल रहा है कि चुनाव के बाद अगर लीडरशिप हमारी ही होनी है, तो चुनाव के पहले हम अपने आप को लीडर दूसरे के कहने पर क्यों प्रोजेक्ट करें। अगर नेक्स्ट लीडरशिप जो है महागठबंधन में तेजस्वी यादव की होने वाली है, तो तेजस्वी यादव को चुनाव तक ही वेट करने की क्या जरूरत है। चुनाव के पहले ही उनको जो है, वो लीडरशिप थमा दी जाए, ताकि लोगों के बीच में कोई संशय कंफ्यूजन ना रहे कि अगला लीडरशिप गठबंधन का किसके हाथ में होगा। क्योंकि उनको अभी भी संदेह है कि नीतीश कुमार शायद उनको ये लीडरशिप देंगे या नहीं देंगे। तो ये नीतीश कुमार पर भरोसा या ट्रस्ट की कमी तो जरूर है आरजेडी के नेताओं में भी। ये ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है अगर नीतीश कुमार के लिए, या तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार, ऐसा तो है नहीं कि जोड़ गुणा गणित उनसे अच्छा बिहार में जानने वाले बहुत कम ही लोग होंगे। हर आदमी राजनीति में अपने आप में काबिल होता है और बहुत आगे तक निकल जाता है। किसी, अगर यही रास्ता रहा तो कोई नहीं सोच सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक ऐसी गोट होंगे शतरंज की खेल में,
कि जो पैदल होकर के घोड़े की तरीके से चाल चलेंगे, और उनको समझाना या पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। आखिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि मतलब उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई? अभी हाल में कपूरी जयंती हुई थी, उसका उनको उनमें बुलाया नहीं गया। संसदीय बोर्ड है के अध्यक्ष हैं पार्टी के अगर आप, तो विधान पार्षद भी हैं, बड़े नेता भी हैं, तो जानबूझ के इनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है? या ये कह दिया कि अब तो खेल होना ही होना है, चलो इग्नोर करना भी शुरू कर दिया जाए? नहीं, दो चीजें इसमें है। ये पूरा इस खेल के पीछे बहुत हद तक बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स भी बिहार में इन्वॉल्व है। बीजेपी की एक कोशिश ये हो रही थी कि जेडीयू को कैसे कमजोर किया जाए, या जेडीयू को किस तरह से एनडीए के फोल्ड में लाया जाए फिर से। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। इसी का कारण ये हुआ कि जब कुशवाहा ने कुछ बीजेपी के नेता दिल्ली के अस्पताल में जब मिलने गए और उसकी फोटो वायरल हुई, और उस पर जिस तरह से जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रिया हुई, और जब कुशवाहा लौट के आए तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो बड़ा क्लियरली इन चीजों को दिखलाता है। कुशवाहा ने कहा कि मेरे पास पक्की सूचना है कि जेडीयू के शीर्षस्थ नेता बीजेपी से सीधे संपर्क में है। इसका मतलब ये है कि जेडीयू की लीडरशिप भी जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, और उनके साथ कुछ बातें एडवांस स्तर पर चल रही है। ये जो खबर थी, इससे जेडीयू के नेता जो है वो बौखला गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर कुछ चल भी रहा होगा तो ये बड़े ऊपर के लेवल पर ये बातें चल रही थी। लेकिन ये कुशवाहा को लगा कि शायद मुझे मार्जिनलाइज करने के लिए पहले ही से, ताकि मेरी बार्गेनिंग पोजीशन खत्म हो जाए, ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और मुझे किसी तरह से पार्टी से किनारे कर दिया जाए, ताकि मेरी पॉलिटिकल बार्गेनिंग पोजीशन खत्म हो जाए, तो मैं अकेले बीजेपी के साथ कोई बात नहीं कर सकूं, या मैं अपनी हैसियत को बढ़ाने की काबिल न रह सकूं। ये पूरी राजनीति चल रही थी। तो कुशवाहा ने बड़े टैक्टिकल ढंग से एक काम किया कि उन्होंने लगभग एक मन बना लिया है कि अपनी पूरी पार्टी को रिवाइव करेंगे, और वो उनकी जब पार्टी रिवाइव होगी तो वो बीजेपी के अलायंस के रूप में जैसे पहले चुनाव लड़ते थे उस तरह की रणनीति में वो जाएंगे, और तब फिर वो बीजेपी से जो भी होगा पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना, उस मोड में जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक कुशवाहा ने अपना मन बना लिया है। ये उनके कामकाज और बोलने के तरीके से ये बातें निकल के आ रही है, अंदर खाने से भी ये बातें निकल के आ रही है कि कुशवाहा का मन अब बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्हें क्या करना है। एक बात जो बहुत महीन तरीके से कही जा रही राजनीतिक सर्कल में, वो ये है कि जेडीयू का भी एक तबका जो है भाजपा के समर्थन में है या भाजपा के संपर्क में है। हम लोग अभी बातचीत में आरसीपी सिंह नाम सज्जन का नाम भूल जा रहे हैं। आरसीपी सिंह वो हैं जो केंद्र में मंत्री थे, और फिर नीतीश कुमार ने जब उन्हें राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा तो उनको कुछ ही महीने में त्याग पत्र देना पड़ गया और उनके मंत्री पद से हट गए। आरसीपी की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? क्यों? क्योंकि कुर्मियों में कुछ क्या वो पहड़ बना पाए? इतने दिन जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ रहा, एक तरीके से सरकार का बड़ा हिस्सा वो चलाते रहे, कई और चीजें उनके समर्थन और विरोध में रही हैं। वो कितना बड़ा हिस्सा मतलब एक कितने बड़े उत्प्रेरक हो रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए, आरसीपी जो है उनको बीजेपी ने कल्टीवेट किया बाद के फेज में। और बीजेपी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बीजेपी बिहार में उसकी नजर है, उन्होंने ईबीसी वोटर्स को बहुत हद तक अपने पाले में ला लिया है। लेकिन अब दूसरी उनकी कोशिश बिहार में हो रही है कि वो जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट के वोट्स हैं उसमें बड़ी सेंध लगाई जाए, और उसमें बीजेपी ने टारगेट किया है कुशवाहा और कुर्मी जातियों को। कुशवाहा के की रणनीति जो उनकी है वो तो सामने नजर आ रही है कि किस तरह से कुशवाहा वोटरों को बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए पूरी रणनीति के साथ बिहार में उतर गई है।
और बहुत हद तक उनको सफलता भी मिल रही है। दूसरी तरफ वो अब उनकी कोशिश हो रही है कि नीतीश अब सीनियर लीडर हो गए, नीतीश अब धीरे धीरे राजनीति में मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कुर्मियों के एक बड़े वोट को बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। इसीलिए उन्होंने बहुत टेक्निकल ढंग से आरसीपी जैसे नेताओं को प्रमोट किया, और अभी भी उनको वेट एंड वॉच में रखा है। आने वाले दिनों में हो सकता है आरसीपी को कोई जगह मिले या बीजेपी पार्टी में उनको लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी जो है वो एक पूरी तैयारी कर रही है कि लव कुश वोटरों का एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के फोल्ड में आया है, क्योंकि उन्होंने जो यादव वोटर्स के लिए तो अपनी एक रणनीति पहले तैयार की थी, उसमें उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली कि यादव वोटरों को बीजेपी की तरफ आकर्षित किया जाए। लेकिन अब उनकी दूसरी कोशिश जो है, जो ओबीसी का जो सबसे डोमिनेंट कास्ट दो और हैं यादवों के अलावा, कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटरों को अपनी तरफ खींचे, और मेरे ख्याल से लगता है पूरी रणनीति उसी का पार्ट जी। अब जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी RLSP, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को समता जब पार्टी। पुनर्जीवित कर लेंगे, तो फिर एक अलग अलग इतिहास, अलग रचने की ओर होंगे। और नीतीश कुमार क्या करेंगे? केंद्र में आएंगे, आने की सुगबुगाहट होगी, सुगबुगाहट उनकी दब जाएगी, बैठे रहेंगे, या पार्टी के पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगेंगे, या आरजेडी का क्या भूमिका होगी? अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्त में है। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करें। और ये भूकंप सही में जो आया था, वो 5.8 रिक्टर स्केल का था, नेपाल के केंद्र में था, यानी कि बिहार से थोड़ा सा पास में था। तो आप अपना भूकंप, जो राजनीतिक भूकंप है, उसका ध्यान रखिए, हम दिल्ली में बैठ करके उसका ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार आपका, कि आपने इस पूरी चर्चा को नए आयाम दिए हैं। और देखते हैं अभी क्या होगा बिहार में, काम कितना होता है, काम के आधार पे क्या चीजें होती हैं। मुझे लगता है उस पर बात करने के दिन चले गए, कि अच्छा प्रगति कितने की, पुरानी वाली रणनीति पे ही आ जाते हैं, कि इस जाति और कहाँ कहाँ के क्या गठजोड़ है। काम वाम तो सब किनारे हो ही चुका है, जो कुछ है, जो हुआ था वो भी अब किनारे ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, नवोदय टाइम्स नमस्कार। पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।